नमस्कार दोस्तों। पिछले महीने हमने कई विषयों पर लाइव श्रृंखला की। बीच बीच में तकनीकी खामियां आती रही और आज भी तकनीकी खामी की वजह से हम करीब आधा घंटा देर से आपसे जुड़ पा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ डॉक्टर R.K. सरीन जुड़ चुके हैं। तमाम तकनीकी बाधाओं को पार करके हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज हम शारीरिक विकलांगता और सामाजिक सोच इस विषय पर बात करने वाले हैं। जब हम उत्पीड़ित अस्मिताओं की बात करते हैं जो विभिन्न वजहों से लगातार शोषण और उत्पीड़न का शिकार रही हैं या किसी प्रकार से उनको दमन झेलना पड़ा है, उनमें दलित, स्त्री और आदिवासी की तो बात होती है, लेकिन शारीरिक विकलांगों की बात बहुत कम हो पाती है। और ये एक सुखद संयोग रहा मेरे साथ कि मैंने डॉक्टर GN कर्णा जी द्वारा आयोजित संगोष्ठियों में, और मैं आज के कार्यक्रम को उन्हीं की स्मृतियों को समर्पित करता हूं, जिन्होंने विकलांगता पर बेहतरीन कार्यक्रम किए और काफी काम किया और पिछले दिनों उनका निधन हो गया। डॉक्टर GN कर्णा के माध्यम से एक गोष्ठी में डॉक्टर R.K. सरीन जी से पटना सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद उनको कई बार सुनने का अवसर मिला, तो मैंने सोचा कि सरीन साहब से आपकी मुलाकात कराऊं और हम विकलांगता के बारे में कुछ बुनियादी बातें करें और एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करें जिसके बारे में हम सब लोग ना के बराबर जानते हैं। उन पीड़ाओं को हम शायद महसूस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। सरीन साहब, आपका स्वागत है हमारी इस बातचीत में, जो अभी फेसबुक पर लाइव प्रसारित हो रही है। और मैं आपके जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। हमारे दर्शक श्रोता मित्र जानना चाहेंगे आपके जीवन और संघर्ष के बारे में, तब हम सैद्धांतिक चीजों पर आएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से पढ़ाई की? और जब मैं आपको जानता हूं तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय में उन दिनों अध्यापन कर रहे थे और आपने सेवानिवृत्ति ले ली है और अब एक प्रकाशन से जुड़े हुए हैं आप। लेकिन मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ, संक्षेप में अपने जीवन के बारे में बताएं। जहाँ तक का मेरे व्यक्तिगत जीवन का संबंध है, मेरे साथ कुछ प्लस पॉइंट्स रहे कि मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ। दिल्ली में पैदा हुआ तो निश्चित तौर पर माँ बाप को, क्योंकि वो शिक्षित थे, तो उनको ये जानकारी थी कि अगर कोई विकलांग है, विशेषकर दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए क्या संभावनाएं तलाशी जा सकती है। इसलिए मुझे अपनी शिक्षा आरंभ करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं आई। मुझे उस समय एक केंद्रीय सरकार का एक स्कूल चल रहा था देहरादून में, जिसका नाम था आदर्श नेत्रहीन बाल विद्यालय। तब नेत्रहीन शब्द यूज करते थे दृष्टिहीन के लिए। कालांतर में उसको दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित शब्द बदलता रहा। वहां से मैंने 10वीं पास की, उसके बाद वापस दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल से 11वीं पास की, एक ब्रिज कोर्स के तौर पर। फिर जाकिर हुसैन कॉलेज में मैंने BA प्रोग्राम किया, BA साधारण, जिसमें विशेष विषय नहीं था। लेकिन एक सकारात्मक चीज़ ये थी कि मुझे पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी का कॉम्बिनेशन पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद मैं कई संघर्षों से जुड़ गया, जिसमें दृष्टिबाधितों की नौकरी से जुड़े हुए विषय थे, इसलिए शायद उतनी त्वरित गति से मैं पढ़ नहीं सका। लेकिन फिर भी मैंने लगभग 6 साल बाद, यानी 81 में, मैंने राजनीति विज्ञान से MA किया। उसके बाद JNU से MPhil, और बहुत लंबे गैप के बाद JNU से ही PhD किया। इस दौरान मैंने कई नौकरियां ज्वाइन की। वो लाइब्रेरी में
ब्रेल लिपि में पुस्तकें ट्रांसक्राइब करने से लेकर और बाद में 2008 में मैं एज ए लेक्चरर सत्यवती कॉलेज में लगा। इसके बीच एक लंबे गैप में के लिए लगभग 18 साल मैं इंडियन एयरलाइंस में बतौर ट्रैफिक असिस्टेंट से शुरू किया और सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट और सीनियर ट्रैफिक सुपरवाइजर तक गया। ये तो एक प्रगति का क्रम है, लेकिन इसी प्रगति के साथ साथ क्योंकि मेरी रुचि उस संघर्ष में थी जो दृष्टिबाधितों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था, तो मैं भिन्न भिन्न संगठनों में जब जब जो संगठन गतिशील रहे उनसे मैं जुड़ता रहा। संगठन के प्रति किसी के प्रति प्रतिबद्धता नहीं थी, मुख्य लक्ष्य था कि कौन गतिशील है और कहाँ जाना चाहता है। वहाँ जो मेरी भूमिका बन पड़ी वो करते करते मैं एक 18 साल की लंबी नौकरी इंडियन एयरलाइंस से जुड़ा और बाद में सत्यवती कॉलेज से रिटायर हो गया। ये बहुत संक्षेप में मेरे जीवन की गतिविधियां हैं। बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा कि जो आपका जीवन रहा है, आप चाहे शहर में पैदा हुए और आप कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि दिल्ली में पला बढ़ा और अच्छे स्कूल कॉलेजों से पढ़ने का मौका मिला, लेकिन फिर भी जो मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कितनी मुश्किलें आती है एक सार्वजनिक जीवन में तमाम सुविधाओं को, तमाम चीजों को एक्सेस करने में। तो आप हम अपनी बात की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि सबसे पहले आपका आप अपने जीवन के अनुभवों में से जो जिस सामाजिक सोच की हम बात करने वाले हैं, तो सामाजिक सोच के कुछ उदाहरण जिन्होंने आपको लगा कि अगर इस तरह की बाधाएं बाकी विकलांगों के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए बहुत मुश्किल पैदा करती हैं उनको आगे बढ़ने से, या मदद करने वाले हाथ भी हो सकते हैं जिन्होंने प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया। तो ऐसे कुछ प्रसंगों का अगर आप जिक्र कर सकें अपने अनुभवों के माध्यम से, या आपके मित्रों के अनुभव, आपके परिचितों के किसी के अगर अनुभव हैं इस लड़ाई में, क्योंकि बहुत सारे साथी जुड़ते चले गए, मैं उन सम्मेलनों में साक्षी रहा हूँ, और जो एक दूसरे के सुख दुख को साझा करने से जिस तरह से चीजों का समाधान निकलता है, शेयर करने से समाधान निकलता है, उसको भी मैं वहां पर महसूस कर पा रहा था। तो ऐसे कुछ अनुभव आप बताना चाहें जो बाधा के रूप में, ऐसी सामाजिक सोच जो बाधा के रूप में जिसने काम किया और जिसने साथी के रूप में भी काम किया। देखिए, ऐसा है कि मैंने जानबूझकर पहले केवल यही बताया कि मैंने क्या क्या अचीव किया, कहाँ से गुजरता हूँ, कहाँ पहुंचा। बाधाओं की चर्चा जानबूझ के नहीं की थी ताकि चर्चा एक समय के हिसाब से मुड़े। मैं पहली बाधा जो मैंने अनुभव की जब दिल्ली आया हायर सेकेंडरी पास करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो कई विद्यालय छाने। उनका पहला प्रश्न ये था कि आप सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे, कौन गारंटी लेगा, मान लीजिए आप सीढ़ी से गिर गए तो। अच्छा, उस समय तर्क जरूर होता था पर लक्ष्य ये था कि किसी तरह से किसी स्कूल में भर्ती हूं। तो हमने ढूंढते ढूंढते ये प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल को ढूंढा जो कि उस समय केवल एक मंजिला था, तो हमें सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती। और दूसरा, क्योंकि वो ऐसा स्कूल था जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम पर रिसोर्स रूम चला रहा था, तो वो शायद बहुत ही साधारण तौर पर एक प्रयास था सरकार का कि समन्वित शिक्षा को चलाया जाए। अब वो बाई चांस वो स्कूल मिल गया तो समस्याएं उतनी ज़्यादा नहीं रही, लेकिन वहाँ भी जो मैं पढ़ना चाहता था वो विषय मुझे नहीं मिल पाया। उसके लिए सीधा कह दिया विषय तो है ही नहीं। तो हम देहरादून से एक अलग माहौल में पढ़ते हुए आ रहे थे और दिल्ली का माहौल दूसरा था, जिसके चलते मुझे वो विषय लेने पड़े जिनमें थोड़े नंबर की उस जमाने में संभावना कम थी। यानी मैं राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास, इन 3 विषयों को लेकर मैंने 11वीं की। थोड़ा कठिन जरूर था, कई बार ऐसा भी होता था अध्यापक
ये सोचते थे कि सब ब्लाइंड है तो सबको रट लेगा, जो मेरी विशेषता नहीं थी। उसके चलते कई बार उनकी नज़र में गिरता भी था। कोई रटंत वाला खेल, विशेषकर लोग इकोनॉमिक्स को समझते थे, आप टर्म्स रट लो तो आराम से काम चल जाएगा, उसमें मैं ठीक है, अल्टीमेटली नंबर मुझे अच्छे मिले, लेकिन अध्यापक की दृष्टि में मैं कमजोर रहा। लेकिन एक चीज जरूर मैंने देखी कि मुझसे दोस्ती करने का जहां तक संबंध है, क्या मान लीजिए 150 बच्चों की एक क्लास में बैठे या 100 बच्चों की क्लास में बैठे, तो आपको मुश्किल से 2 मित्र ऐसे मिल पाते हैं जो आपसे बात करें। तो एक गैप जरूर था, मैं उस क्लास में हाजिर था लेकिन मेरा एक्सेप्टेंस नहीं था, जो बहुत बाद में समझ आया क्यों नहीं होता एक्सेप्टेंस। लेकिन उस समय यही संतोष करना पड़ता, ठीक है लोगों की मर्जी नहीं है बात करने की तो कोई। बीए में गया, बीए में इत्तेफाकन जाकिर हुसैन कॉलेज का वातावरण, आज जिसे हम जाकिर हुसैन कॉलेज कह रहे हैं वो दिल्ली कॉलेज के नाम से तब जाना जाता था। वातावरण अच्छा था, वहाँ लोगों का एडमिशन भी आराम से मिलता था, लेकिन कमी वहाँ भी वही थी कि आपका सर्कल बहुत ही छोटा, इसके बावजूद कि आप प्राइज जीतते हैं किसी प्रतियोगिता में तब भी आपके दोस्त खास नहीं बन पाते। तो ये मुझे लगा कि हम जिसको समन्वय कहते हैं वो शायद कायदे का समन्वय है नहीं, कहीं आप अलग थलग पड़ जाते हैं। एमए मैंने एक दूसरे अनुभव के साथ किया, क्योंकि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से कर रहा था। अब ब्रेल में नोट्स लिखता था, टीचर्स को बड़ी तकलीफ होती थी, ब्रेल स्लेट की स्टाइलस की खटखट खटखट, उनको लगता है जैसे लेक्चर में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरी कंप्लेंट भी की गई कि इनको मना कीजिए लिखने से। इत्तफाकन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट थोड़ा पॉजिटिव था, उसने कहा नहीं नोट्स तो बनाएंगे, साइटेड बनाते तो ब्लाइंड को नोट्स बनाने में क्यों रोकोगे, नहीं फिर इनको पीछे बैठाओ। पर वो हेड ने नहीं माना तो मेरा काम चल गया, उतनी मुश्किल नहीं रही, इसके बावजूद कि मैं वो क्लासेस अटेंड करने दिल्ली से चंडीगढ़ जाता था। तो वो मेरे लिए सार्थक रहा हेड के कंट्रीब्यूशन से, जिसको सीधा सीधा मानता हूँ कि अगर संस्था का संस्थापक सकारात्मक रवैया रखता है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मैं जब आप जेएनयू, हाँ, जी जी जारी रखिए। हाँ, जब मैं जेएनयू में आया तो एक बात सामने आई कि क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा था बीए फर्स्ट ईयर तक, बाद में मीडियम तो चेंज कर लिया, लेकिन उतना कन्वर्सेंट नहीं था इंग्लिश में। तो शुरू के सालों में, उसको ब्लाइंडनेस से नहीं जोड़ता हूँ, शुरू के सालों में ये जरूर लगा कि उनकी नज़र में मैं मूर्ख हूँ, और सर्कल भी कम बना, क्योंकि इंग्लिश नहीं बोलते हो तो आपसे बात कौन करेगा। ग्रेजुअली उसे पता नहीं विजय पाई या नहीं पाई, लेकिन मुझे एक मौका मिला कि मैं जेएनयू में इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन में जीत हार तो अलग मुद्दा है, मैं नहीं जीत पाया, लेकिन इलेक्शन में स्वीकृति जम के मिली, जो फिर भी बाद में शायद ब्लाइंडनेस के चलते कैश नहीं हो पाई, लोग जुड़े नहीं बहुत ज्यादा। जहां मैं एक और चीज से जोड़ना चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ प्रयास किया, क्योंकि मेरे मन में था कि हम सामाजिक जीवन में कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े। उस चक्र में मैंने 1991 में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, लगातार 158 घंटे 30 मिनट टाइपिंग का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ब्रेल टाइपिंग का। उसमें अच्छी भीड़ जुटी, लास्ट में आपको लगा कि जब मैं पहाड़गंज से क्लाट पेस भी जा रहा था तो बहुत लोग जानते हैं, पर सडनली वो जानना फिर सिकुड़ गया। तो मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि आदमी शायद अपनी सीमाओं के चलते बहुत अकेला है। हो सकता है ये वक्त की स्थिति भी हो कि आज के ज़माने में लोग उतना जुड़ते नहीं है, एलियनेटेड हैं, लेकिन एक अनुभव ये ज़रूर रहा है कि आप कितनी भी बाधाएं पार कर लीजिए, स्वीकृति कितनी बना लीजिए, अल्टीमेटली आप गिने चुने लोगों के बीच में ही रह पाते हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा की,
इसके लिए आपका आभार। जो एक पीड़ा है कि आप कितनी भी बाधाएं पार कर लीजिए, लेकिन आप गिने चुने लोगों के बीच ही रह जाएंगे। तो ये जो मित्र बनाने से रोकती है, संवाद से रोकती है, या कोई पूर्वाग्रह विकसित करती है विकलांगों के प्रति, इस सोच का निर्माण आपके अनुसार कहाँ से होता है? क्या परिवार इस सोच को भरता है, या हमारे शिक्षण संस्थाओं में इसको लेकर कोई संवेदनशीलता का, कोई सेंसिटिविटी का पाठ नहीं पढ़ाया जाता? इस सोच का निर्माण कहाँ से शुरू होता है और क्यों ये हावी होती है हमारे व्यक्तित्व पर? देखिए, ये सोच कई सारी पूर्व धारणाओं से पैदा हुई है। पहली पूर्व धारणा तो ये कि जो ब्लाइंड को देखता है उसमें भी ब्लाइंडनेस विकसित हो सकती है। यह अपने आप बहुत खतरनाक पूर्व धारणा है जो कईयों में देखेगी। हम इसलिए इनके साथ नहीं बात करते कि कहीं हम में भी ब्लाइंडनेस ना आ जाए। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे केसेस में बहुत से जानता हूँ जहाँ इस बात पर इनकार किया गया कि मैं ब्लाइंड के साथ बैठूंगा नहीं क्योंकि कहीं मैं भी ब्लाइंड ना हो जाऊं। अब ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि एक्स से वाई को हो जाएगी। फिर एक टिपिकल सोच कि ब्लाइंड में अजीबोगरीब मैनरिज्म्स पैदा हो जाते हैं। अब मैनरिज्म्स पैदा होते हैं, पैदा किए जाते हैं, इसमें एक लंबा डिबेट किया जा सकता है, क्योंकि जो समाज के और लोगों को सिखा सकते हैं कैसे चले, कैसे रहें, कैसे बात करें, किन विषयों पर बात की जा सकती है, तो ब्लाइंड को भी सिखाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें विकलांगता कोई मूल विषय है। तीसरी चीज, विकलांगता को पुनर्जन्म से जोड़ना। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ब्लाइंड को रास्ता पार क्यों कराओ, जब भगवान ने सजा दी है तो उन्हें झेलने दो। अच्छा, जहां एक और ये कहते हैं वहीं दूसरी ओर ये भी कहेंगे कि भगवान जिससे एक अंग छीन लेता है उसके दूसरे अंगों को सक्रियता प्रदान कर देता है। अब ये दोनों अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, आत्मविरोधी बात। अब ये दोनों आत्मविरोधी बातें कैसे चलेंगी इसको आम जनता ही तय कर सकती है। हम लोग सिवाय इसके और कुछ नहीं कह सकते कि अगर मान लीजिए पुनर्जन्म के नाते दंड विधान वही मान लिया जाए तो जिसको दंड दिया जाएगा उसको आप सहायता क्यों दोगे? दंड तो दंड ही है। तो ये एक कुतर्क है एक तरह का। अब मैं व्यक्तिगत तौर पे इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विकलांगता अपने आप में एक व्याधि है। सामाजिक सोच तो अपनी जगह है, मूलतः एक व्याधि है। अगर व्याधि है तो उसको व्याधि के तौर पर मानकर उसकी सीमा जानते हुए हम उसको समाज का अंग संग क्यों न बनाए। हाँ, ठीक कहा आपने। जो इस तरह की सोच निर्मित होती है, आप मेरे ख्याल से ये हमारे समाज का एक दोहरा रवैया है, जो स्त्रियों के बारे में भी है। आप जानते हैं कि कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि हमारे यहाँ तो हमेशा पूजा होती रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्त्रियों की स्थिति हमेशा दोयम रही है। ऐसे ही विकलांगों को लेकर बहुत सारे बातें गढ़ी हुई है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे पूर्वाग्रह है, बहुत सारे मुहावरे कहावतें हैं, और उसके माध्यम से अपमानित करने की कोशिश भी होती है। तो हम लोग क्या करें? मतलब अगर आप देखें कि आजकल देख रहे हैं कि थोड़ी संवेदनशीलता विकसित करने की कोशिश हो रही है, बैरियर फ्री कैंपसेस के को लेकर के। जैसे जिन शिक्षण संस्थाओं की आपने बात की, मैं जानना भी चाहूंगा, क्योंकि आपके जमाने में तो जेएनयू भी बैरियर फ्री नहीं था। आजकल बैरियर फ्री कैंपसेस की, स्कूलों की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, उनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो क्या भौतिक सुविधाएं बढ़ा करके, भौतिक रूप से चीजों को आसान करके, और हम विकलांगों की मदद कर सकते हैं, या सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मानसिकता की या सोच की चुनौती है? पहले उसको बदलना होगा और तभी ये भौतिक संसाधन काम आ पाएंगे। देखिए, मेरा मानना ये है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि आप भौतिक
जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको हटाएं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उनको विकलांगता की दृष्टि से अगर देखेंगे, विकलांग को इन्वॉल्व करके ये सब करेंगे, तब तो शायद कुछ चीजें संभव हैं। लेकिन यदि विकलांग को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अब वो भी मैं एक विकलांग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी सोच बहुत क्लियर है कि विकलांगता को बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर देने के बाद कुछ विकलांगताएं छूट जाती, उनके बारे में चर्चा नहीं होती। क्योंकि अब जैसे बहुत छोटी सी चीज है, अगर लाइब्रेरी के बाहर लाइब्रेरी का नाम ब्रेल में हो तो बहुत असंभव नहीं। अगर किसी रूम पर ये लिखा हो रूम नंबर सो एंड सो है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 40-50 रुपया लगेगा, लेकिन हम नहीं लिखते क्योंकि वो सोच हमारी विकलांगता के बारे में सोच इतनी है कि अस्थि विकलांग को दिक्कत ना आए, ब्लाइंड को दिक्कत आए या नहीं है उसके बारे में अभी भी इवन जेएनयू में वो सोच विकसित नहीं हो पाई। जैसे ब्लाइंड मतलब अदरवाइज नहीं लीजिएगा, जेएनयू में कुत्तों की समस्या ले लीजिए, कौन है उसके बारे में, कुत्ता पालने का शौक है लेकिन कुत्ता का भरोसे छोड़ देने का शौक। ब्लाइंड का किसी भी कुत्ते पर पैर पड़ गया, कहीं पड़ा हुआ कुत्ता, तो काटेगा। अब इस सोच का क्या करेंगे? क्या हम आवारा कुत्ते हटा सकते हैं? तो पशु प्रेमी कहेंगे कि क्यों हटाएं या क्यों मारें। तो ये सोशल कंट्राडिक्शन है, इसका क्या कीजिएगा? आप स्टिक लेके भी जा रहे हैं तो भी जो कुत्ता थोड़ा पागल सा हो गया है तो आपका पीछा करके भी आपको काट सकता है। तो मेरा मानना यह है कि विकलांगता के अंदर भी जाना चाहिए, और केवल एक विकलांगता की इकहरी सोच से काम नहीं चलेगा। तो मैं दोनों युगों को बहुत नजदीक से देख चुका हूँ। एक वो समय था जब ब्लाइंड आंदोलन के माध्यम से एक प्रेशर बना रहा था नौकरियों में जाने का। नौकरियां मिल जाने के बाद शायद उतना उत्साह नहीं रहा लोगों में, लेकिन उसी के पैरेलली एक उत्साह जगा अस्थि विकलांगों में, जिसके चलते इस पर काम किया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत काम है, लेकिन वो अपनी जगह जरूरी है, रैम बने या लिफ्ट बने। लेकिन यद्यपि उसे मैं बहुत दृढ़ता से मानता हूँ कि इसको बनाने में केवल विकलांगता नहीं आता है इशू ये आता है कि हर मनुष्य टेम्परेरीली बॉडीड एबल्ड है, अस्थायी रूप से वो सक्षम है, कालांतर में एक उम्र पर जाकर उसे अक्षम होना ही है, चाहे 60 पर चाहे 70 पे। कोई किसी का आईसाइट कमजोर होगी, किसी की टांगे नहीं काम करेंगी, किसी के हाथों में दिक्कत आएगी। तो इस सत्य को जिस दिन मान लिया जाएगा तो हम केवल विकलांग के लिए काम नहीं करेंगे, हम पूरे समाज के लिए काम करेंगे। अब ये सोच विकसित होने में समय लगेगा, इसको मैं दृढ़ता से मानता हूँ। हालांकि मेरा उद्देश्य सिर्फ समस्याओं पर और सामाजिक सोच पर बात करने का है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने आज बातचीत में जिस शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं विकलांगता, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि सरकार की तरफ से दिव्यांग शब्द सुझाया गया है और तमाम संस्थानों ने, लोगों ने उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उस शब्द से बहुत सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं भी प्रयोग नहीं करता। और लेकिन मैं आपकी ओपिनियन, आपकी राय इस बारे में जानना चाहूंगा। क्या सही शब्द का प्रयोग जिससे कि किसी तरह का, क्योंकि हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का एक सामाजिक संदर्भ भी होता है और सामाजिक संदर्भ से किसी की डिग्निटी जुड़ी हुई होती है। तो अगर डिग्निटी के ख्याल से देखें हम, तो डिसेबिलिटी के लिए, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके लिए आप सही पद क्या पाते हैं? और फिर जो विजुअली चैलेंज जिसको हम कहते हैं, मैं हिंदी में उसको दृष्टिबाधित, मेरे ख्याल से एक ठीक अनुवाद है। तो इनके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप ऐसे शब्द जो ज्यादा संवेदनशील हो, ऐसे शब्द सुझाएं, और ताकि हम लोग जो सुन रहे हैं, जो आपसे सीख रहे हैं, वो उन शब्दों का प्रयोग करें ताकि हम आपकी डिग्निटी का ख्याल रख सकें। देखिए, मेरा मानना यह है कि झूठे सम्मान से कुछ नहीं है जी। अगर मान लीजिए मैं ब्लाइंड हूँ, दृष्टिबाधित हूँ, तो ये सत्य है कि मेरी ब्लाइंडनेस के चलते अगर मेरे सामने कोई दीवार है, मुझे उसका एहसास नहीं हुआ, मेरे पास स्टिक नहीं है, मैं ऐसे बिना स्टिक के घूम रहा हूँ, तो मैं स्वाभाविक तौर पर
टकराऊंगा। हाँ। उसके बाद आपसे मुझे दृष्टिहीन कहें, दृष्टिबाधित कहें या अंधा कहें, पर ये अंधेपन के सत्य को तो नहीं नकार सकते ना। केवल इसलिए कि मुझे सकारात्मक शब्द ढूंढना है, आप यथार्थ एक तरफ रख के सकारात्मक शब्द नहीं ढूंढेंगे। एक बड़ा प्यारा सा शब्द यूज करने लगे अंग्रेज लोग, स्पेशली चैलेंज। मैं स्पेशल कहाँ हूँ? क्या है मुझे स्पेशलिटी? इसलिए कि मेरी टांग टूट गई, या इसलिए कि मेरा हाथ कट गया, या इसलिए कि मुझे दिख नहीं रहा, या मेरी जबान नहीं है? हाँ, बीच में इस मुझे तरह का एक शब्द चला था, डिफरेंटली एबल्ड। हाँ, एक डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल। अब हाँ। डिफरेंटली तो एबल का मतलब रहता है नहीं, कि मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली खास तौर पर दलितों आदिवासियों के संदर्भ में तो अगर काम करते हुए मैं पाता हूँ कि शब्दों का एक सामाजिक संदर्भ होता है और उसके साथ में एक डिग्निटी भी जुड़ी हुई होती है। तो क्या आप ऐसा नहीं मानते? मेरा ये मानना है, सामाजिक संदर्भ और डिग्निटी दोनों जोड़िए, लेकिन यथार्थ से हटकर मत जोड़िए। आप सत्य को सत्य तो कहेंगे ना। दलित की स्थिति और विकलांग की स्थिति में अंतर है। हाँ। दलित बना दिया गया, विकलांग बनाया नहीं गया, विकलांग हुआ। मैं इसको बहुत गहराई से इस अंतर को मानता हूँ। विकलांग को विकलांग बनाता कोई नहीं। मैं सोशल मॉडल को ओवर यूज नहीं कभी करता। मेरा मानना है कि ये केवल कहने से कि समाज विकलांगों के लिए नहीं बना है, काम चलेगा नहीं। ये यथार्थ मानना पड़ेगा कि विकलांग है। आप कितने घरों के स्ट्रक्चर बदलोगे जब तक कि आप ये नहीं सोचोगे कि देर सवेर में हर कोई विकलांग हो जाएगा? आप कभी स्ट्रक्चर नहीं बदलोगे, और जब नहीं बदलोगे तो विकलांग थोड़ा बहुत तो झेलेगा ही। अब वो बहुत अमीर विकलांग जो कई बार कहते हैं, साहब यहाँ रैंप नहीं है तो हम भाषण कैसे देने आए? मेरा मानना यह है, आपके पास रैंप नहीं है और आपको वाकई में भाषण देना है, तो क्या दिक्कत है 4 स्टूडेंट आपको उठा के फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर ले जाएं और आपका भाषण ऑर्गेनाइज कर दें, अगर आपका रैंप नहीं है तो। मैं व्यवहारिकता में ज़्यादा यकीन करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिखावों में यकीन नहीं है। नहीं, लेकिन जो रैंप की बात है या कोई भी बैरियर फ्री कैंपसेज या जगहों की बात है, तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ दिखावा नहीं है। जैसे अगर हम यूरोप के किसी देश में जाएंगे तो बसें और इमारतें और तमाम जगहें, जैसे आप जेएनयू कैंपस के आपके पास भी अनुभव है। मैं भी देखता हूँ कि विद्यार्थी अपने हॉस्टल से और अपने सेंटर तक, लाइब्रेरी तक या जहां पर भी उनको उसको जाना है, तो वो बिना किसी की मदद के अपनी स्टिक लेकर के अगर जा सकता है या जा सकती है, बिना किसी डर के, जैसे कुत्तों का डर आपने बताया। तो अगर उन सारी बाधाओं को हम दूर करेंगे तो वो मेरे ख्याल से सिर्फ ये दिखावा नहीं है। बाधाएं दूर की जाए, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन हाँ। बाधाएं करके उसके लिए प्रशस्ति पत्र जुटाए जाएं, वहां दिक्कत है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कितना भी हम्म। आप कह लीजिए बैरियर फ्री जेएनयू है, कई जगह हम्म। गड्ढे हैं, मैं केसेस जानता हूँ, ब्लाइंड उसमें गिरे हैं। उन हम्म। गड्ढों के आसपास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इंगित करे कि यहाँ से बच के कैसे जाया जाए। उसको क्या कीजिएगा, क्योंकि आपकी अपनी मजबूरियां हैं। एक पहाड़ी को तोड़ के एक स्ट्रक्चर आपने डेवलप किया, कितने गड्ढों के प्रति जागरूक होइएगा कि विकलांग उसमें गिरने से बच जाए। इस मायने में अगर वोकेशनल, आपके आपके कोई गांव के अनुभव हो तो आप गांव और शहर के अनुभवों को कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, गांव निश्चित तौर पर एक नैसर्गिक ढंग से जो विकसित हुआ है, वहां वो सोच नहीं है कहीं भी कि विकलांगता की सीमाओं में कोई सोच बनाई जा सके। यद्यपि करने वाले कुछ कुछ काम कर रहे हैं उस दिशा में, पर अभी भी गांव में वो स्थिति नहीं है। आप अकेले चल रहे हैं, ठीक है, कोई अस्थि विकलांग हो तो बच जाएगा शायद, लेकिन आपको बैल सिंह पे उठा के फेंक सकता है ब्लाइंड के केस में। ब्लाइंड के लिए उतना मूवेबल जो है गांव नहीं हो पाता, जो कि शहर कुछ सीमा तक और संभव कर पाते हैं। वो भी बहुत भयंकर मूवेबल नहीं है। अगर मान लीजिए मैं किसी पुराने बाजार में जा रहा हूँ जो बहुत भीड़ वाला है, क्या उसमें कोई मेरे विकलांग होने के नाते मुझसे बचकर निकलने का प्रयास करेगा?
जहां केवल मारा मारी है कि पहले तू आगे निकल जा, पहले मैं आगे निकल जाऊं। मेरे ख्याल से इसका संबंध थोड़ा तो सामाजिक संवेदनशीलता से है। फर्क पड़ेगा अगर सामाजिक रूप से संवेदनशील समाज है हमारा, इन सब मुद्दों पे सोचता है, विचार करता है। नहीं, हम सामान्य जन के बीच में जाके संवेदना जगाते भी हैं। देखिए, हमने एक प्रयास किया था जिसको विकलांग विमर्श का नाम दिया जा सकता है, कि एक विकलांग विमर्श विकसित किया जाए। विदेशों में कहीं कहीं थोड़ी बहुत चर्चा है डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के नाम पर, कुछ एक दो किताबें भी मिल जाएंगी, लेकिन बहुत गहन ढंग से, क्योंकि उसको आगे बढ़ाने वाले वो लोग नहीं हैं जो वास्तविक तौर पे विकलांगता को झेलते हैं। कारों में बैठ के विकलांगता नहीं समझी जा सकती। विकलांगता ग्राउंड वर्क से ही समझी जाएगी। ग्राउंड वर्क में स्टिक लेकर कोई ब्लाइंड जो चलता है वो आपको ढंग से बता पाएगा वाकई में कितना रोड उसके हिसाब से बना है कि नहीं बना है। मैं चाइना के बारे में कहीं पढ़ा था, वहाँ रोड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको पता चलता है कि आप रोड के साथ कैसे चलेंगे, फुटपाथ के साथ में चलेंगे तो भी आपको कोई हिट नहीं करेगा। अब वो इंडिया में फुटपाथ इतना ऊंचा है कि आप फुटपाथ के कॉर्नर पर भी चलेंगे तो थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुए तो सीधे सड़क पे गिरेंगे। अब वो सोच विकसित नहीं। भारत में फुटपाथ में ये बहुत बड़ी समस्या है, और बीच बीच में जो सीवर के ढक्कन है वो भी कई जगह पे खुले छोड़ देते हैं उसको मरम्मत के प्रक्रिया में या किसी प्रक्रिया में। और जो सामान्य नागरिकों के लिए जो देख सकते हैं उनके लिए भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है वहां पे चलना। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो दृष्टि बाधित है उनको कितनी ज्यादा मुश्किल होती होगी। अगर जैसे क्या विकलांगता में इस तरह का भी कोई, जो विकलांगता विमर्श की आप बात कर रहे हैं उसमें इस तरह का भी है कि जो दृष्टि बाधित है उनकी बाकी विकलांगों से समस्याएं भिन्न हैं, तो उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए और उसके लिए ज्यादा बाधाओं को दूर करने की जरूरत है? नहीं, मैं ऐसा थोड़ा कम मानता हूँ। तो मेरे अपने अनुसार विद इन द डिसेबिलिटी दृष्टिहीन एकमात्र ऐसे डिसेबल्ड हैं जो जिनके एक्टिव होने की संभावना ज़्यादा दिखती है, और उनके एक्टिवनेस को अगर 1973 से 1990 के काल के बीच के आंदोलनों को देखा जाए तो केवल दृष्टिबाधितों के लिए है। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि वो अपनी आवाज़ रख सकते हैं, वो कहीं जा सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं, और उनको पढ़ने का तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा मौका मिला है। तो वो उस सेंस में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मेरी समस्या तो ज़्यादा विकलांगों के बीच में वहाँ जाती है जो अदृश्य विकलांगता है, जैसे मेंटली चैलेंज। उसको आप देख नहीं सकते वो मेंटली चैलेंज है भी कि नहीं है। आप उसके बारे में क्या धारणा बनाइएगा। वो अगर सिर हिला रहा है तो आप कहेंगे पागल हो गया इसीलिए सिर हिला रहा है। वो क्यों सिर हिला रहा है इसके आगे नहीं जाएंगे। या इवन बधिर भी अदृश्य विकलांगता है। कई लोग उनको पागल कह के छोड़ देते हैं, कई लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। हम जब बधिर की बात करते हैं तो सीधा हेलन केलर तक चले जाते। हेलन केलर और आम बधिर के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि वो मूक बधिर और दृष्टिबाधित तीनों थी, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि हेलन केलर की शिक्षिका जब तक जीवित थी तब तक हेलन केलर थी। उसके बाद हेलन केलर की ऐसी कोई विशेष प्रगति नहीं दिखती जिसके चलते हम दे पाए। तो ये जो अंदर के द्वंद्व हैं, मेरा मानना है कि उनको जरूर देखना चाहिए। हाँ, इस बात का मैं बहुत क्लियर कट समर्थक हूँ कि विकलांगता को इकहरी सोच से नहीं देखना चाहिए, जो आमतौर पर मिनिस्ट्री भी कर रही है। एक डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी बना दिया और ये सोच लिया डिसेबल्ड सब एक सी समस्या होती होगी, उसके आगे जाए ना। ये बहुत ही बुरी स्थिति है, और उस बुरी स्थिति का प्रमाण इस सेंस में देख सकते हैं। बहुत प्रगति करने वाला दृष्टिबाधित नौकरियों के मामले में अस्थि विकलांगों की तुलना में पिछड़ा हुआ है।
जबकि उसको पढ़ने का ज़्यादा मौका मिल रहा है। और लोग ये प्रयास लेकिन नहीं कर पा रहे हैं कि गाँव से लाके उन्हें विद्यालयों से जोड़ पाए। हमने उस प्रयास के लिए एक पदयात्रा भी की थी 1993 में, लगभग 8 महीने की पदयात्रा थी। उसमें 1/3 भारत का हिस्सा तो हमने घूमा ही होगा, गांव-गांव जाके ये प्रचार किया कि अगर दिल्ली में रहते हो मैं कुछ गेन कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं गेन कर सकते। तो इस तरह का इंस्पिरेशन का प्रयास हम लोगों ने किया अपने समय। अब वो समझिए 7344 किलोमीटर गांव-गांव जाके अपनी बात रखने का जो प्रयास किया गया, अब वो न्यूज़पेपर्स में तो जी भर के कवर हुआ। कुछ हमें फल भी थोड़ा बहुत मिला इस सेंस में कि करीब 500 बच्चे स्कूलों से जुड़े, लेकिन वो बात फिर आई गई। मेरा मानना है कि ये मूलतः प्रयास सरकार का आवश्यक था। सरकार को इस दिशा में, क्योंकि साक्षरता के लिए क्या किया जाए। अब मैं जानता हूँ, मैंने एक डायरेक्टर को एक सेमिनार के लिए बुलाया भी था, तो उस डायरेक्टर का ये था कि जी हमने तो साक्षरता मिशन में ब्लाइंड के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मतलब एज इफ कि ब्लाइंड पूरे समाज का हिस्सा ही नहीं है। मतलब अगर आप ब्लाइंड फोल्ड होकर किसी होटल में खाना खाने का आनंद उठा सकते हैं और सोचते हैं कि मैंने ब्लाइंडनेस समझ ली, मेरा मानना है ब्लाइंड फोल्ड होने से ब्लाइंडनेस नहीं समझी जाएगी। ब्लाइंडनेस समझने के लिए आपको सच्चाइयां नजदीक से देखनी होंगी, उसके बाद ब्लाइंडनेस समझने की बात होगी। और उसके लिए मैं ये भी मानता हूँ कि साहित्यिक स्तर पर भी अच्छे कामों की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कुछ कुछ हिंदी साहित्य में कुछ पुस्तकें हैं जो दृष्टिबाधित को कवर करती हैं, लेकिन अपनी सीमाओं में। उसकी चर्चा आवश्यक होगी तो की जाएगी, नहीं तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। पर मेरा मानना यह है साहित्यिक स्तर पर भी एक सायास प्रयास नहीं हो पा रहा है, जिसमें जाकर कि हम किसी विकलांग पात्र को रखें, उसकी खाली खूबी नहीं बताएं, उसकी बुराई भी बताएं, उसको समाज के अंदर एक्टिव होते दिखाएं, ताकि लोगों को लगे कि समाज का अंग है। क्योंकि देखिए देश, हाँ बताएं। जी जी हाँ, आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि देश में आज भी ढंग के मानव संसाधन की कमी है। नौकरियां नहीं है अपनी जगह है, मानव संसाधन ट्रेंड वे में जितना है, क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इसमें दृष्टिबाधितों को एक तरफ छोड़ देते हैं, जो खुद लड़ के पहुंच गए, अब वो अपनी बात अलग है। तो मुझे ध्यान है, मैं जब इंडियन एयरलाइंस का टेस्ट दे रहा था, उससे पहले मुझे यही कहा गया तुम ब्लाइंड हो, टेस्ट कैसे दो। लास्ट में अपनी मेरे पास जब विकल्प कुछ नहीं बचा, तो मैंने वहाँ के जो चीफ मैनेजर थे उनको ये कहा कि सर आप लिख के दे दो, मैं कोर्ट जाता हूँ, सारे एग्जाम रुकवा देता हूँ। जब उसे समझ आया कि अब स्थिति बिगड़ रही है, तो फिर मुझे राइटर अलाउ किया गया। अब वो उनका दुर्भाग्य कि मैं टॉप कर गया और इंडियन एयरलाइंस में सिलेक्ट कहें। तो आप जो कह रहे हैं कि इसमें सरकार को भी प्रयास करने होंगे, तो क्या एक तो जिस तरह से साक्षरता का सवाल आपने उठाया, साक्षरता का सवाल है, और फिर मैं समझता हूँ कि एक जो सामाजिक सोच की हम बात कर रहे हैं, तो उसको संवेदनशील बनाने के लिए क्या आपको लगता है कि मुख्य पाठ्यक्रमों में इस बारे में पढ़ाया जाना चाहिए और अध्यापकों को भी उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान इस बारे में संवेदनशील बनाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि वो विद्यार्थियों को भी इस बारे में संवेदनशील बनाएं? इस संबंध में 2 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण पाठ्यक्रम जो आपने बात की, तीसरी या चौथी क्लास में ब्लाइंड के बारे में चैप्टर लगा हुआ है। टीचर कहते हैं चैप्टर आपके काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। तो जब टीचर की सोच ये होगी, तो पाठ्यक्रम में रख के भी क्या कीजिएगा। दूसरा उदाहरण दूंगा सकारात्मक सोच का। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे IIPA में एक लेक्चर देने के लिए बुलाया, और वहाँ जो श्रोता थे सारे IAS ऑफिसर थे, और मुझे बताना था कि दृष्टिहीनता क्या है, दृष्टिहीनों की समस्याएं क्या हैं, और दृष्टिहीनों के बारे में सोच कैसे रखी जाए।
मेरे साथ मेरा एक साइटेड दोस्त भी था, उसने मुझे बताया कि एक आदमी को छोड़कर एक भी आदमी आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि वो बाकायदा नोट्स ले रहा था। तो इससे मैं निराश नहीं हुआ। देखिए, मैं तो इसको मानता हूँ कि हर पग हम आगे बढ़ते हैं, कम या ज्यादा वो अलग बात है। कम है तो आलोचना खुल के करेंगे, उससे आलोचना करना बुराई नहीं है, लेकिन अगर कुछ आगे बढ़ गए हैं तो उसको स्वीकारना भी चाहिए। मैं इसको दृढ़ता से मानता हूँ, पर्टिकुलरली कंप्यूटर में जॉस के आने के बाद, अंग्रेजी और कुछ और सॉफ्टवेयर, साफा जैसे सॉफ्टवेयर आने के बाद हिंदी, इन दोनों के पढ़ने की क्षमता बढ़ जाने के बाद स्क्रीन रीडर के, दृष्टिबाधित को काफी आसानियां हुई हैं। लेकिन अब वो दृष्टिबाधित जिसने कभी कंप्यूटर देखा ही ना हो, उसका कंप्यूटर कहाँ से इंट्रोड्यूस करने के लिए जाइएगा? गांव जाना आपकी इच्छा नहीं है, गांव से ला के जिनको लाते हैं आप विश्वविद्यालय में, क्योंकि मैं इनेबलिंग यूनिट मैंने 5 साल उसमें काम किया है, बच्चों को कंप्यूटर पता ही नहीं है होती क्या बला है, तो लिखेंगे कहाँ से? तो वो जो साक्षरता आप साइटेड को दे रहे हैं, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में कंप्यूटर यूज करने की, वो ब्लाइंड को क्यों नहीं दे सकते? कुछ लोग आए हैं, कुछ स्कूल करते भी हैं, लेकिन अभी भी गांव से आया हुआ बच्चा कंप्यूटर के साथ एडजस्ट होने के लिए आसानी से तैयार नहीं है। आप मतलब जो विकलांग साथी गांव में रहते हैं और जिनको ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और आपने ठीक कहा कि उन तक ये सुविधाएं, जैसे जिस रैंप की हम बात करते हैं, मोबाइल, अच्छे मोबाइल की बात करते हैं, या कंप्यूटर में जो सुविधाएं हैं, जो बोलने वाले कंप्यूटर है वो उसकी बात करते हैं, जिन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, उनके लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो इससे जुड़े हुए हैं आज हमारी बातचीत से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और उनको वो सुविधाएं कैसे पहुंच सके उनके लिए? क्योंकि सरकार ने तो इस दिशा में बहुत सोचा नहीं है। मैं देखता हूँ कि रस्म अदायगी के लिए कभी कभी कार्यक्रमों में गाड़ियां जरूर बांटी जाती है कुछ, जो विकलांगों को, जैसे कि वो अपने आप चल सके, लेकिन वो गाड़ियों को चलाने के लिए, गाड़ियां मतलब जो 3 पहिए की गाड़ियां हैं उनको, लेकिन उनको चलाने के लिए सड़क नहीं है, और वो कच्चे रास्तों में चल नहीं सकती वो। तो क्या सरकार के स्तर पर भी इस दिशा में, और समाज के स्तर पर, क्योंकि अब मूलतः हम बात कर रहे हैं सामाजिक सोच की, तो जो जिसको हम जिम्मेदार नागरिक जिनको हम मानते हैं, जो शिक्षित है, खुद को मानते हैं कि वो सामाजिक रूप से संवेदनशील हैं, वो इसमें क्या योगदान कर सकते हैं? और जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले विकलांग साथी हैं, उनकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? देखिए, मुझे तो एक बात बहुत सीधी सी लगती है कि पहले हम देश के सही मायने विकास की सोच कर पाए। क्या वाकई में हम पूरे देश को विकसित करना चाह रहे हैं? खाली शब्द फेंकने भर से कि फला साल तक हम इतने लोगों को ये कर देंगे, और पता नहीं वो वाकई में उतना कुछ हो पाता है कि नहीं। मैंने जो गांव देखे, देवी मेरी तो पदयात्रा पुरानी है, मुझे तो वहाँ कहीं दूर दूर तक ये नहीं समझ आया कि वाकई में विकास का कुछ कण वहां तक पहुंच रहा है। अगर हम संपूर्ण देश से जुड़ने की नहीं सोच रहे हैं और देश को जानने की नहीं सोच रहे हैं, तो शायद कुछ भी करना केवल शब्दों का उपयोग, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि आईएएस ऑफिसर्स को भी अगर पॉलिसी बनानी है, उन्हें गांव जाना चाहिए, गांव देखना चाहिए, या उन्हें सच्चाई का गांव दिखाया जाए, जो आमतौर पे दिखाते नहीं है। और आप गांव गए नहीं तो आपको क्या पता गांव की पीड़ा क्या है? क्योंकि मैं ऐसे ऐसे भी गांव के लोग जानता हूँ जो 20-25 साल के हो गए, केवल गांव में गाना सुनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो थैंक्स टू इंडिया, इंडिया में भी ये सोच नहीं है कि विकलांग हो जाए तो मार डाला जाए। मैं प्लेटो की किताब पढ़ रहा था, यूनानी में तो सोच यही थी, जो विकलांग हो जाए उसकी हत्या कर दी जाए। वो कम से कम भारत में नहीं है, भारत में हम समाज में समाहित कर लेते हैं। कितना वास्तव में करते हैं वो मुद्दा अलग है। वो अलग चीज है, कोई धृतराष्ट्र केवल एक कोने में पड़ा रह जाए
वो इशू अलग है, लेकिन मारा नहीं जाता ये एक बात है। तो मेरी समझ में जी सरकार को भी कहीं ना कहीं अपने पदाधिकारियों को गांव से जोड़ना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो जो साथी सुन रहे हैं उनके लिए, क्योंकि हम अपनी बातचीत के अंतिम पड़ाव में हैं, जो साथी सुन रहे हैं उनमें से अगर आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं, आप सरीन साहब से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। और मैं तब तक सरीन साहब का कंक्लूडिंग रिमार्क लेता हूँ कि जो विकलांगता को लेकर के जो काम हो रहे हैं अकादमिक दुनिया में, क्योंकि आप बहुत सारे कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं, मैं आपको जानता हूँ, और आपके अच्छे व्याख्यान, मैंने बहुत अच्छे व्याख्यान सुने हैं। तो जो बातचीत होती है अकादमिक स्तर पर और जिस तरह के प्रयास होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो पर्याप्त है या उनमें कोई बदलाव की जरूरत है? उसमें इस तरह के कार्यक्रम छोटी जगहों पर भी किए जाने की जरूरत है जो बड़े बड़े महानगरों और विश्वविद्यालयों में होते हैं, या क्या क्या काम किए जाने की जरूरत है जिससे कि एक बेहतर सोच का हम निर्माण कर पाएं और ज्यादा अच्छी नीतियां हम निर्माण कर पाएं? मुझे याद है एक बार करना साहब हम लोग को अपने गांव ले गए थे। हाँ, वो अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव था। वहाँ बाकायदा हमने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, लोगों को ओपनली बुलाया कि आइए अपनी समस्या हमसे बांटिए। तो बहुत कुछ चीज़ें उससे निकल के आई। मेरा मानना है कि हम थोड़ा सा महानगरियों से देश की वास्तविकता की ओर जाएं और वहाँ छोटे छोटे कार्यक्रम करें ताकि उन्हें लगे कि ये भी एक इशू है, उसे राम भरोसे ना छोड़ा जाए। तो मैं गांव में जानता हूँ, देखिए दृष्टिबाधित का तो कोई उपयोग नहीं हो पाता, लेकिन जो थोड़ा सा अस्थि विकलांग है वो छोटे छोटे काम कर लेगा। कोई बधिर है तो सिर पे आटा ढो के लोगों के लिए ले आएगा। तो वो कहीं ना कहीं वो गांव में एक सकारात्मक ढंग से खपते हैं। लेकिन दृष्टिबाधित सिवाय गाने के, जिसको चलते लोग दृष्टिबाधित को सूरदास से जोड़ते हैं, जिसमें मेरी अपनी एक अलग सोच है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि दृष्टिबाधित को सूरदास से जोड़ा जाए। तो सूरदास जितने महान थे वो हर दृष्टिबाधित नहीं होगा, वो जरूरी भी नहीं है कि हो, लेकिन एक सोच कि गाना सुना देगा, मनोरंजन कर देगा, वो मनोरंजन की वस्तु से आगे कैसे हटाया जाए। या कई विकलांग मजाक का आइडियल बन जाते हैं, केवल मजाक ही की जाएगी उनसे। कोई लंगड़ा देखा तो सीधा कह देंगे तैमूर लंग है वो। अब ये सोचे तभी हटेंगी जब हम गांव की ओर जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ज्ञान शहर से गांव की ओर जाए तो ज्यादा विकसित हो सकता है, गांव से शहर की ओर नहीं आएगा। वो सोच अपने आप में कहीं आइडियलिस्टिक किसी को दिख सकती है, पर मुझे नहीं लगती, क्योंकि सौभाग्य से मुझे रिसर्च का मेरा जो विषय था वो भी मूलतः इंडिया और साउथ अफ्रीका की पॉलिसीज का कंपैरिजन था, पॉलिसीज फॉर द ब्लाइंड। तो उस सारे चक्र में जो कुछ मैंने लोगों से इंटरेक्ट करके देखा, तो मुझे लगा यही कि नीतियों के कितने भी विकास के बावजूद ना तो आम आदमी तक नीतियों की सूचना है और ना आम आदमी तक उसको लागू करने की बात है। तो इसीलिए मैंने अपनी थीसिस में भी शुरू किया था कि मुझे लगता है ये आधा गिलास भरा हुआ है और मेरी चिंता का विषय आधा गिलास जो खाली है वो मेरी चिंता का विषय है। बहुत धन्यवाद आपका। आपने कई महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ ध्यान दिलाया और हम सब लोग की समझ को बढ़ाया। और ये एक शुरुआती बातचीत है निश्चित तौर पर विकलांगता के बारे में। इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, जैसे मैंने कार्यक्रम अटेंड किया कि विकलांगों को सड़क पार करने में किस तरह की दिक्कतें होती है। पूरा 2 दिन का कार्यक्रम उसी के बारे में था कि उसके लिए क्या हो सकता है। फिर विकलांगों के लिए टॉयलेट्स किस प्रकार के हो सकते हैं, उसको लेकर के 2 दिन का एक कार्यक्रम था। तो इस तरह हर जो पहलू है, हर बिंदु है, हर समस्या है, उस पर लंबी बात हो सकती है, उस पर अलग अलग समाधान भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उस पर सैद्धांतिक विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन एक शुरुआती बातचीत जिससे कि हम
इस दिशा में सोचना शुरू करें और अपने आप को संवेदनशील बनाएं। और निश्चित तौर पर जिस देश पर हम गर्व करते हैं, जिस समाज पर हम गर्व करते हैं, उसको हमें सच्चे अर्थों में समावेशी बनाना होगा, ताकि उसमें सभी लोग जो किसी रूप में क्योंकि ये एक शारीरिक डिसेबिलिटी की बात है, शारीरिक विकलांगता की बात है। कोई किसी और वजह से, किसी और तरह से विकलांग हो सकता है या अक्षम हो सकता है या दमित और उत्पीड़ित हो सकता है। हमको सबको साथ लेकर के चलना है और सबका ख्याल रखना है, तभी हम एक सच्चे नागरिक बन पाएंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। सलीम साहब, बहुत सकारात्मक कमेंट्स आ रहे हैं, कोई सवाल नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्हें ये सेशन अच्छा लगा, आपकी बातें सुन करके वो ज्यादा अब संवेदनशील और समझ पहले की तुलना में महसूस कर पा रहे हैं, और वो इस तरह के कार्यक्रम और करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं आपसे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे लोग जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं उनका उनको जोड़ूं और आपका ईमेल आईडी भी उनके साथ साझा करूं आपकी सहमति से, जिससे वो आपसे संवाद में रहें और हम इस बातचीत को और आगे लेकर के जाएं और पहलुओं पर बात करें। इसकी मैं योजना बनाऊंगा और आपका साथ मुझे चाहिए होगा। मैं आपको फिर से तंग करूंगा, और आपने जिस बेबाकी के साथ, जिस स्पष्टता के साथ बातें रखी, उसके लिए मैं हृदय से, अपनी तरफ से, अपने दोस्तों और श्रोता दर्शकों की तरफ से मैं आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह काम करते रहिए और हम सबके लिए प्रेरणा बने रहिए।